सो गाइस सबसे पहले बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS. So infrastructure as a service, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये 3 लेयर्स होती हैं। नाउ कि आपका जो कोर्स है वो कोर्स आपका IaaS से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? आपका जो कोर्स है वो कौन सा है? IaaS, यानी कि आपने जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर्स लिया है, जिनका कोर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो IaaS से रिलेटेड है। जिनका कोर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेवऑप्स है उनका IaaS और PaaS दोनों से है, क्योंकि डेवऑप्स जो है वो PaaS लेयर पे काम करता है और क्लाउड जो है वो IaaS लेयर पे काम करता है। इज इट क्लियर द पॉइंट? सब IaaS की बात करते हैं तो IaaS का मतलब है इंफ्रा, यानी कि आपको कुछ भी काम करने से पहले नीड है इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब क्या होता है? लाइक यू नीड अ सर्वर, आपको कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है आपकी कंपनीज के लिए, आपको सर्वर चाहिए। सेकेंड नंबर पे नाउ आपके पास ऑप्शन आता है डेटा रखना है, तो डेटा रखने के लिए यू नीड अ स्टोरेज, आपको स्टोरेज भी रिक्वायर्ड है कि आप डेटा किस तरीके से कहाँ पर स्टोर करेंगे, तो उसके लिए यू नीड अ स्टोरेज। कहते हैं ना, आप सिस्टम लेंगे तो सिस्टम्स के अंदर क्या है? हार्ड ड्राइव भी होनी रिक्वायर्ड है। तीसरे नंबर पे आता है कि अगर डेवलपर्स हैं तो डेवलपर्स कोडिंग करते हैं तो उसके लिए यू नीड अ डेटाबेसिस, आपको डेटाबेसिस की भी नीड पड़ेगी। एंड फोर्थ नंबर पे आता है कि एक्सेसिंग, तो आपको नेटवर्किंग की भी नीड पड़ेगी। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी पैरामीटर्स इनके साथ आके कनेक्ट होते हैं। ये हमारे क्या है? स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए हार्ट, ब्रेन ये रिक्वायर्ड्स है ना, किडनीज वगैरह, इसी तरीके से हमारे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर्स आ जाता है हमारे सर्वर्स। सर्वर्स का मतलब अगर हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन, एक लैपटॉप को ही हम क्या बोलते हैं? मशीन्स बोलते हैं। लेकिन ये फिजिकल लैपटॉप है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आप कॉल करते हो लैपटॉप। ये है तो इसको आप क्या कॉल करोगे? डेस्कटॉप। बट अगर आप दोनों में फ़र्क देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लेकिन इस पर जो काम करने का तरीका है सब वही विंडो 10 वही विंडो 11 है, और वही सेम पैटर्न है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपके लैपटॉप से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो वर्चुअल मशीन्स को ही हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन्स भी हम इसको बोलते हैं, या हम इसको इंस्टेंस भी कॉल करते हैं, या आप इसको लैपटॉप भी बोल सकते हो, डेस्कटॉप भी बोल सकते हो, व्हाटएवर जो भी बोलना है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब सिंपल सा है कि ये जो सिस्टम्स है इसके जो नाम से एज पर द लोकेशंस अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप अजूरे क्लाउड पे जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल मशीन। आप गूगल क्लाउड या AWS क्लाउड पे जाते हैं तो इसको हम कॉल करते हैं इंस्टेंस। आप अगर घर में यूज़ करेंगे तो इसको हम बोल देंगे लैपटॉप। आप इस टाइप का सिस्टम लाएंगे तो इसको हम कॉल कर देंगे डेस्कटॉप। आप किसी का सिस्टम रिमोटली एक्सेस कर रहे हो उसको हम बोल देंगे रिमोट होस्ट। आप जब कंपनीज में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नोड 1, नोड 2, नोड 3, यानी कि PC1, PC2, PC3। ये सारे के सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, बट एज पर द लोकेशंस क्या कर दिया? उनकी आइडेंटिटी को क्या कर दिया गया? अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया है। अब जब भी हम सर्वर्स की बात करते हैं तो इसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? सर्वर्स भी बोलते हैं, क्लाइंट मशीन भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, होस्ट पीसी बोलते हैं। सर्वर्स बनाने के लिए वी नीड अ रिक्वायरमेंट्स कि हमें सबसे पहले जो भी हम सर्वर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सर्वर्स बनाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स आएगी ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स किस चीज़ की आएगी? दिस रिक्वायरमेंट्स कम्स कि सबसे पहली जो हमारी पास रिक्वायरमेंट्स आती है, यहाँ पे आप कभी भी कोई भी सर्वर्स बनाएंगे तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स आती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आती है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि आप जो भी सर्वर्स बना रहे हैं आप उस पर विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हो, लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हो, विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हो। लाइक आप भी मार्केट में जब लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप भी लैपटॉप में देखते हैं कि आपके लैपटॉप पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और आप यूज़ भी कर रहे हो। क्लाउड में AWS में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वी कैन कॉल AMI, इसको हम कॉल करते हैं AMI, Amazon मशीन इमेज। अगर आप अजूरे में जाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे इमेज। आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग
सिस्टम, सारी चीज क्या है, एक ही है, क्योंकि वेंडर्स क्या है, सेम नाम यूज नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसी चीज के अलग अलग नाम रख दिए हैं। इज इट क्लियर? सेकंड नंबर पे क्या आता है, हार्डवेयर। आप कोई भी लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपके पास आता है हार्डवेयर, यानी कि कितनी रैम देनी है, कितनी सीपीयूज आपको देने हैं। आप लैपटॉप लेने जाते हो, कहते हैं ना 8 GB रैम, i5, 1 TB हार्ड डिस्क, यस और नो। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो हार्डवेयर है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस टाइप। तो AWS के अंदर या क्लाउड के अंदर बोले तो इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है हार्डवेयर, कि आप जो सर्वर्स बना रहे हैं आप उसकी क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हार्ड डिस्क, आप जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, HDD बोलते हो, सबको पता है, हार्ड डिस्क, SSD सब एक ही है। यहाँ पर हार्ड ड्राइव्स को कॉल करा जाता है वॉल्यूम। हार्ड डिस्क को क्या कॉल करा जाता है, जब भी वॉल्यूम्स की बात हो रही है तो वॉल्यूम्स का मतलब है कि हम उसके हार्ड ड्राइव्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स का नाम है, इस वॉल्यूम्स को हम बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। यानी कि आप जो भी सर्वर्स बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी, उसकी जो हार्ड ड्राइव्स है उसको आप कितने लेते हो, 1 TB लेना चाहते हो, 2 TB लेना चाहते हो, 50 GB लेना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, यस और नो। तो ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सेकंड नंबर पे क्लाउड में उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास जो स्टोरेज है, स्टोरेज की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है डैश और एक होती है नेस। नेटवर्क अटैच स्टोरेज दैट इज कॉल्ड डैश इज अ डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जिसको हम कॉल करते हैं EBS, जो मैंने आपको ऊपर बताया हार्ड डिस्क। तो जो भी हार्ड डिस्क आपके सिस्टम पे लगी रहती है, आपके लैपटॉप्स में भी जो हार्ड डिस्क लगी रहती है उसको हम कौन सा स्टोरेज बोलते हैं, डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। यानी कि वो हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप में फिजिकली क्या हो रही है, आपके सिस्टम से कनेक्ट है, इसे कॉल द डैश। पेन ड्राइव आप लगाते हो वो क्या है, डैश स्टोरेज है। आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करते हो वो क्या है, डैश स्टोरेज। यानी कि जो आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली आके अटैच हो रही है वो क्या होती है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। बट एक आपके पास होती है नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि आपके पास नेटवर्क के थ्रू आप कोई स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट या लैंड नेटवर्क या वैन नेटवर्क के थ्रू अगर जिस स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हो वो क्या होता है, नेस। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव आपके लैपटॉप से तो कनेक्ट नहीं है ना, आप क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो, उस पर अपना डेटा अपलोड करते हो। यानी कि उस ड्राइव की, उस स्टोरेज की डिपेंडेंसीज क्या बन गया है, नेटवर्क बन गया है, कि नेटवर्क होगा तो हम कनेक्ट हो पाएंगे, अगर नेटवर्क नहीं है तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो यहाँ पर जो हमारा ये स्टोरेज है, तो क्लाउड में स्टोरेज भी है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या ले रखा है, डैश स्टोरेज तो ये हो गया, यहाँ पर उन्होंने नेस स्टोरेज भी आपको दिए हुए हैं। नेस स्टोरेज के अंदर S3 आ जाता है, EFS आ जाता है। आप कोई भी स्टोरेज यूज कर सकते हो, आप क्लाउड का S3 स्टोरेज भी यूज कर सकते हो और आप क्लाउड का EFS स्टोरेज भी यूज कर सकते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। अजूरे पे अगर आप जाते हैं तो अजूरे में इसी को ब्लब स्टोरेज हम कॉल करते हैं, या कंटेनर भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कि ये 2 चीज़ों के बाद स्टोरेज आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट नंबर पे कि डेवलपर्स काम करते हैं। जब डेवलपर्स काम करते हैं तो डेवलपर जब कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे 2 पैनल्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब है कि आपके सामने एक वेबसाइट हुई है और वेबसाइट पे एक फॉर्म ओपन होकर आ गया जिसमें आपको अपनी डिटेल्स क्या करनी है, भरनी है। अब वो जब डिटेल भरेंगे तो बैक एंड में जाके वो कहीं ना कहीं लोकेशन पे सेव होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा। और डेटा हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट और एक होता है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। स्ट्रक्चर फॉर्मेट की लाइक कि मैंने बोला कि नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब किसी के पास ये 3 चीज़ें हैं तो वो डेटा इंटर हो जाएगा, लेकिन किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, पिन कोड अगर का, तो वो इंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही स्ट्रक्चर बना दिया कि यही 3 के अलावा कोई चौथी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डाल, तो जिसका मोबाइल नंबर नहीं है तो वो फॉर्म सबमिट होगा नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड में हमने क्या करी, कोडिंग उसकी इसी तरीके से करी है। तो वो हमारा आ जाता है डेटाबेस में।
अब डेटाबेस की बात करें तो वो यहाँ पे आपका एसक्यूएल भी हो सकता है, ऑरिकल भी हो सकता है, पोस्टग्रेसक्यूएल भी, तो एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस है। बट इस पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिपेंडेंसीज है ना वो नेटवर्किंग है। सो नेटवर्किंग अगर आपके पास नहीं होगी, तो नेटवर्किंग अगर होगी तभी आप क्या कर पाओगे, इन सारी चीज़ों को आपस में क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट करा पाएंगे। यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर स्टोरेज को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो यू नीड अ नेटवर्किंग, आपको नेटवर्किंग की नीड पड़ेगी। आपको डेटाबेस को अगर अपने स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना है तो नाउ यू नीड अ नेटवर्किंग। यानी कि हर काम को करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, नेटवर्किंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। नेटवर्किंग यानी कि दिस इज कॉल्ड अ वीपीसी। क्लाउड में इस सर्विस को हम वीपीसी बोलते हैं, एडब्ल्यूएस में अगर आप अजूरे पे डालते हैं तो इसी को हम वीनेट बोलते हैं। सिर्फ यही फर्क है, बाकी 99% सेम है। आप अगर कोई भी एक क्लाउड कर लेते हैं तो सारे क्लाउड 70% क्या है, सेम है। इस मिरर कॉपी। अगर आप एक स्कूटी चला सकते हो तो किसी भी कंपनी की स्कूटी दे दूं, उसके इंटीरियर का फर्क है, उसका चलाने का तरीका कॉमन ही रहेगा। जो आरटीओ के रूल्स हैं वो भी सारे क्या होंगे, स्टैंडर्ड होंगे और कॉमन होंगे। सो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि आपको वर्चुअल मशीन्स बनानी है, डेटाबेस बनाना है, नेटवर्किंग बनाना है या स्टोरेज बनाना है। डिपेंड्स करता है कि अब आप डेटा डायरेक्ट स्टोरेज में रख रहे हैं या नेटवर्क स्टोरेज में रख रहे हैं। इफ़ यू कैन स्टोर डेटा इन अ डेस्क, तो डेस्क में क्या है कि अगर आपका सर्वर क्रैश हुआ तो आपका ये स्टोरेज भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लाइक अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क का डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन गूगल ड्राइव पर अगर डेटा रखा है तो आप दूसरे मोबाइल फ़ोन से या किसी भी लैपटॉप पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके नेटवर्क स्टोरेज पर है। तो इसलिए कंपनीज में कौन सा बेस्ट है कि कंपनी डायरेक्ट अटैच स्टोरेज पे रखे या नेस्ट पे रखे डेटा, क्योंकि कंपनीज का क्या है, कंपनीज के बाद तो लाखों यूजर्स का डेटा आ रहा है और उन्होंने हजारों सर्वर्स लगा रखे हैं। अब हर सर्वर्स में अलग अलग हार्ड डिस्क तो लगाएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, बैकएंड में उन्होंने स्टोरेज बनाया और 100 सर्वर्स इसी स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जीमेल, आप जीमेल की ईमेल आईडी मेल करते हो तो वो मेल दूसरे कैंडिडेट के पास विद इन 2 to 3 सेकंड्स पहुंच जाती है। वाई? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ आपने दिल्ली से मेल करी है, वो यूएस जानी है, अब वो पहले दिल्ली के सर्वर पे जाएगा, फिर दिल्ली के स्टोरेज में जाएगा, वहाँ से यूएस के स्टोरेज में कॉपी होगा, यूएस के स्टोरेज से सर्वर पे जाएगा, देन कैंडिडेट का। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होने में, माइग्रेट होने में। अब अगर मैं कहता हूँ कि डेटा यहीं पे जा रहा है और यहीं से दूसरे को ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज। उन्होंने चीज़ों को क्या करा है, एक सेंट्रलाइज पैटर्न पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर, आप क्या है, आप बैंक से पैसे डेबिट करिए, आपके अकाउंट से डेबिट इमीडिएटली हो जाएंगे। यानी कि ये नहीं कि एक बंदा एटीएम पे लेके बैठा हुआ है कि भाई तू एटीएम में इंटर कर, मैं बैंक से निकालता हूँ। तो पैसा एक बार में एक ही, क्योंकि इमीडिएटली क्या होती है वो ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपका एक जो अकाउंट है वो एक सेंट्रल पॉइंट पे बना है। अगर एक जगह से डेबिट हुआ तो मतलब वो इंटायर वर्ल्ड में सारी जगह से वो ट्रांजेक्शन डेबिट हो गई, क्योंकि मैंने कोई 20 जगह थोड़ी ना है। अगर आपके बैंक अकाउंट अलग अलग हैं तब आप एक बैंक अकाउंट से पैसे निकालोगे तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेंट्रलाइज है तो आप वहीं से निकालेंगे तो सारी जगह उतना ही तो बैलेंस दिखेगा जितना है। सो एक सेम कॉन्सेप्ट है कि चीज़ों को क्या करा गया, सेंट्रलाइज करा गया। अब अगर हम बात करते हैं इस IaaS लेयर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स को कितने पैरामीटर्स में डिवाइड करा गया है प्रीति? 4। राहुल नाम बताओ। सबसे पहला है, तेरे से नहीं पूछा है, दूसरा राहुल है, नहीं पता। राकेश, मुस्कान, गीता, चलिए ऑन प्रोमाइस। पहला है ऑन प्रोमाइस, दूसरा है वर्चुअलाइजेशन, तीसरा है आपके पास क्लाउड, और नेक्स्ट कंटेनर। ऑन प्रीमाइस क्या है, लाइक दिस इज अ सिस्टम, आपका फिजिकल लैपटॉप, ये आपका ऑन प्रीमाइस है। यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठे हुए हैं, हम सबके पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, और वो सारे के सारे कंप्यूटर्स कौन से हैं, फिजिकल्स हैं। दैट इज कॉल्ड अ ऑन प्राइस। जहां पर भी कंपनी अपना खुद का ऑन डेटा सेंटर्स लगा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन प्रीमाइस बोलते हैं। फिजिकल वाईफाई लगा हुआ है,
सिस्टम्स रखे हुए हैं, लैन वायर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑन प्रोमाइस है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब सेकंड पॉइंट आता है कि आपके ऑन प्रोमाइस के अंदर सपोज करिए एक सिस्टम है, सपोज करिए यहाँ पर आपके 100 लैपटॉप्स हैं, 100 लैपटॉप्स हैं या 50 लैपटॉप्स हैं, 50 सर्वर्स हैं। अब आपके एक सर्वर की जो कैपेसिटी है, मैं कहता हूँ कि i5 है, दैट इज कॉल्ड द CPU। क्या है आपका i5। रैम इसके अंदर उन्होंने 20 GB करी हुई है, हार्ड डिस्क उन्होंने करी हुई है 1 TB। 1 TB का मतलब है 1000 of 24 GB। ये आपके एक सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपने क्या करा है, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल करी हुई है। इज इट क्लियर? इसके अलावा आपने क्या करा, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम और अपने कुछ अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी डाले हुए हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद भी आपका जो सिस्टम है वो आपका सिस्टम सिर्फ 25% रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है? तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस। हमारे पास कितनी है, 20 GB रैम है, यानी कि वो 5 GB रैम को यूज़ कर रहा है, 15 GB रैम ब्लॉक पड़ी हुई है, 1000 और 24 GB क्या स्टोरेज है, 200 GB 250 GB यूज़ कर रहा है, यानी कि 700 GB के आसपास स्टोरेज क्या है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। सेम है, CPU भी 25% यूज़ कर रहा है, 75% CPU कर रहा है। अगर ऐसे 100 सर्वर्स हैं तो कितना लॉस हो रहा है कंपनी का? हर सिस्टम में इतना फ्री पड़ा हुआ है, इट्स अ प्रॉफिट और लॉस। अब कंपनी के पास क्या है कि अब यहीं पर ही एक और इनका भाई है, उसको लैपटॉप की नीड है, उसके पास पुराना बाबा आदम के ज़माने का लैपटॉप दे रखा है। ठीक है ना, ये कहानी नहीं है, हकीकत है। ठीक है ना, ये आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये कहता है कि मेरे को भी जो प्रोजेक्ट मिला है ना, उसमें भी इसी कॉन्फ़िगरेशन की नीड है, क्योंकि मुझे तो डुअल कोर दे रखा है, पेंटियम R दे रखा है, आज से 15 साल पुराना। ठीक है, जिसकी रैम भी 8 GB से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, हंसो मत, अभी तुम्हारा रोल भी आएगा। तो बीच में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ज़रूरत क्या है, ये वाला लैपटॉप ले लेना, हम नया ले लेंगे, या अभी नए की ज़रूरत क्या है। बट उन्हें बोला है कि मेरे पास कॉलेज का प्रोजेक्ट या काम है, मुझे लैपटॉप चाहिए। अब लैपटॉप की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, अभी नया खरीदा है, अब एक और कहाँ से दें। सो नाउ कि अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, कि उनको कॉन्फ़िगरेशन क्या रिक्वायर्ड है, i5 चाहिए, i5 में उनको अपने काम करने के लिए 8 GB रैम चाहिए या 10 GB रैम रिक्वायर्ड है, और CPU चाहिए या 200 GB या 300 GB हार्ड डिस्क चाहिए। बट लैपटॉप की कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लाख। अब या तो 1 लाख खर्च करके वो सेम कॉन्फ़िगरेशन का दें। अगेन इनके लैपटॉप में भी क्या होगा, 25% ही यूज़ होगा, बाकी क्या पड़ा रहेगा, वेस्ट। हम कहते हैं कि आपके पास ओल्ड इंफ्रा है नाउ, कि मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता हूँ और उस वर्चुअल मशीन का एक्सेस मैं आपको दे देता हूँ। यानी कि अब आपको अपनी मशीन पे काम ना करके आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे क्या करना है, काम करना है। ये मशीन आपकी i5 होगी, इसमें आपको 10 GB रैम भी मिलेगी, इसमें आपको 300 GB स्टोरेज मिलेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, बट आपके पास इसका फिजिकल एक्सेस नहीं है। आप इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और इस पर जो काम करना है। अब ये सारा का सारा डेटा सेव कहाँ होगा, इसी सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये रैम इसकी यूज़ करेगा, हार्ड डिस्क भी इसकी यूज़ करेगा, स्टोरेज भी इसकी यूज़ करेगा। तो क्या इस कैंडिडेट को इंफ्रा चेंज करने की ज़रूरत है? इंफ्रा चेंज करने की नीड पड़ेगी नहीं ना। अब इनको कोई नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत है? इन्होंने क्या यूज़ करा, इन्होंने यूज़ करा टेक्नोलॉजीज। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन। With the help of virtualization, create a virtual infrastructure in a physical server. Is it clear the point? So virtualization की help से हम क्या करते हैं, create virtual infra in physical server। यानी कि
कंपनीज ने क्या करे हुए हैं, कंपनीज ने काफ़ी सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं जहां पर हायर कॉन्फ़िगरेशंस के क्या लगाए हुए हैं, सर्वर्स लगाए हुए हैं। अब उन्होंने क्या करा है, आपको एक पोर्टल बना के दे दिया है जिसको आप बोलते हैं क्लाउड कंसोल। अब वहां पे कहते हैं कि अब आपको अगर अपनी मशीन बनानी है तो कहते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लो, आप सीपीयू और रैम सेलेक्ट कर लो और क्रिएट कर दो। यही करते हैं ना जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वो यहाँ पर से किसी भी सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी डेटा सेंटर पे। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी, अगर मैं बात करता हूँ कि किसी HCL कंपनी का ये सेटअप है, HCL कंपनी के अंदर ये उसका एक डेटा सेंटर है जहाँ पर मैं कहता हूँ 500 फिजिकल सर्वर्स लगे हुए हैं, 500 सर्वर्स लगे हुए हैं। अब 500 सर्वर्स में से कंपनीज ने क्या करा, इस पर्टिकुलर 500 सर्वर्स में से मैं कहता हूं कि 100 सर्वर्स उन्होंने यूज में आ रहे हैं। 100 सर्वर्स कौन यूज कर रहा है, HCL अपनी कंपनी के लिए यूज कर रहा है, यानी कि HCL के एम्प्लॉयज, HCL के पार्टनर्स, HCL के क्लाइंट, उन सारे सर्वर्स को कौन यूज कर रहे हैं, 100 सर्वर्स को। बट HCL का जो डेटा सेंटर है वो कितने सर्वर्स का है, 500 सर्वर्स का है। यानी कि अभी भी HCL का कितना लॉस हो रहा है, 400 सर्वर्स का। मैं कहता हूं एक सर्वर की कॉस्ट 1 करोड़ है, 400 करोड़ का लॉस है, प्लस इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है। जहां पर ये सर्वर्स लग रहे होंगे उस डेटा सेंटर्स की कूलिंग कैपेसिटी की कॉस्ट आ रही होगी। इन 400 सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इंजीनियर्स रखे होंगे 24/7, उसकी भी कॉस्ट आ रही है। इन 400 सर्वर्स में कभी हार्ड डिस्क फेल्ड हो रही है, कभी कुछ फेल हो रहा है, क्योंकि 1-1 करोड़ का एक सर्वर है, तो सिंपल सा उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं इन सारी की सारी चीज़ों में क्या हो रही है, कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। तो कंपनी कहती है कि चलिए ये 100 सर्वर्स तो हम इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये तो हमारी कंपनी खुद यूज़ कर रही है ना, इसके लिए कंपनी को एम्प्लॉयज़ को कोई पैसा पे नहीं करना। अब कंपनी कहती है रिमेनिंग 400 सर्वर्स को मैं पब्लिक एक्सेस देता हूं। रिमेनिंग्स को क्या करते हैं, पब्लिक एक्सेस, यानी कि मैंने उनको रेंट पर, अब रेंट पे दे दिया तो उनसे चार्जेस लिए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ क्लाउड। कि जो पर्सनल यूज हो रहा है, तो क्लाउड की जो है लेयर्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसमें से पहला है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड वो कि जिस कंपनी ने, लाइक अमेजोन ने अपना डेटा सेंटर बनाया, तो अमेजोन के एम्प्लॉय अगर उसको यूज करेंगे तो उनका कोई बिल नहीं आएगा। गॉट इट? यानी कि आपने कोई घर बनाया है, आपने 4 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, आप एक फ्लोर पे रह रहे हो तो आप रेंट नहीं दोगे, बट आप कहते हैं 3 फ्लोर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट, वाइट वॉश कराना, सफाई कराना, उसमें मेरी कॉस्ट है, क्यों ना हम इसको रेंटेड कर दें। तो अगर आप रेंटेड कर देंगे तो जो कॉस्ट आपने दी है वो आपको रिटर्न मिलने लग जाएगा, उसका इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्लोर भी मेंटेन रहेगा, और आपकी अर्निंग भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आपने साल में 2 लाख रुपए रेंट लिया है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपकी निकल रही है, यस और नो? अब आपकी जेब से तो नहीं जा रहा कुछ। सब कंपनीज ने क्या करा कि उसी चीज को एज अ पब्लिक क्लाउड लॉन्च कर दिया। पब्लिक क्लाउड मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस। इज इट क्लियर द पॉइंट? कि ऑथराइज यूजर जो है वो ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अमेजोन के एम्प्लॉय हो, क्लाइंट हो, पार्टनर्स हो, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन पब्लिक क्लाउड में अगर आप कोई भी यूज करेगा तो उसके आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। कहते हैं कि आपकी पर्सनल कार है, आप उसको बैठ के चला रहे हो, कोई चार्ज नहीं दे रहा। आपकी बस है, आपने कोई बस खरीदी है, आप उसमें बस में बैठे हो तो कोई चार्ज नहीं, बट उसके अलावा अगर कोई लेगा तो आप उसे चार्जेस लोगे, यस और नो? तो सेम ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक एंड प्राइवेट। सो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। सो पब्लिक क्लाउड जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, जो नेम है AWS। AWS क्या है, उन्होंने अमेजोन ने अपना जो है AWS के नाम से निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने अजूर के नाम से निकाल के दे दिया। गूगल ने GCP के नाम से निकाल के दे दिया। अलीबाबा, ऑरिकल,
तो n नंबर ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको क्लाउड की पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि या तो आप जो कंपनी यूज कर रही है यू कैन कॉल द प्राइवेट, जो पब्लिकली यूज कर रही है उसको हम पब्लिक, और जहां पर ये दोनों एक्सेस एक साथ हो रहे हो, जिस भी लोकेशन पे दोनों एक साथ एक्सेस हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। वो हमारा क्या बन जाएगा? हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड किस केस में बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए दिस इज अ डेटा सेंटर, आपका डेटा सेंटर अवेलेबल है नोएडा में। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आने वाला है और जो अभी तक पढ़ाया है उसी से ही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए। नोएडा में आपका HCL का डेटा सेंटर है एंड HCL की एक ब्रांच अवेलेबल है मुंबई के अंदर। एंड ये आपका HCL के एम्प्लॉयज़ हैं और ये आपका HCL का डेटा सेंटर है। और ये जो यहाँ पर दो सर्वर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल सर्वर 1 इज अवेलेबल, सर्वर 2 इज अवेलेबल। सर्वर 1 फॉर नोएडा, सर्वर 1 जो है वो नोएडा के लिए लोकेशन हो रहा है और सर्वर 2 जो है वो आपके मुंबई के लिए यूज़ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट कि ये जो डेटा सेंटर है और ये जो हमारे ब्रांच ऑफिस है मुंबई की HCL की, बोथ आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। दोनों की दोनों ब्रांचेस हमारी किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, अब इन सिस्टम इनको अगर मुंबई का डेटा सेंटर एक्सेस करना है तो इट्स एक्सेस ओवर द इंटरनेट, यस और नो। और जो हमारे नोएडा के एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर डेटा सेंटर एक्सेस करना है तो वो किस चीज़ के थ्रू करेंगे? ये लैन के थ्रू एक्सेस होंगे। सेम प्रीमाइस पे है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन लैन, एक्सटर्नल वैन या इंटरनेट। अब ये बताओ कि अगर मेरा डेटा सेंटर ये लोग किसके थ्रू कर रहे हैं? ओवर द इंटरनेट, यानी कि इनके लिए यही डेटा सेंटर क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर इनकी प्रीमाइस में ये रिमोट लोकेशन से है। आप भी जब क्लाउड पे मशीन बना के एक्सेस करेंगे तो क्लाउड की मशीन किसी अदर लोकेशन पे है, आप क्या करते हो? ओवर द इंटरनेट उनको एक्सेस करोगे। अगर आप यहीं पर ही बैठे हुए हो तो यहाँ से लोकली आप एक्सेस कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राइवेट हो जाएगा। और जहाँ पर भी कि यानी कि ये भी HCL की ब्रांच है और ये भी क्या है? HCL की ब्रांच है, बट एक लोकली लैन में कर रही है और एक वैन में कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड क्लाउड। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपका? अब आता है कि अगर डेटा सेंटर 2 का ये सर्वर शट डाउन हो जाता है तो इसको ट्रबल शूट कौन करेगा? प्रीति, डेटा सेंटर 2 का शट डाउन हो गया तो अब इसको, इस सर्वर को कौन सा एम्प्लॉय ऑन करेगा? मुंबई या नोएडा? नोएडा वाला ही करेगा, और मुंबई वाला वहाँ से फ्लाइट पकड़ के तो आएगा नहीं, वो कॉल करेगा कि मेरी सर्विस बंद हो गई है या मेरी सर्विस में कोई इशू आ गया है, प्लीज़ गो थ्रू। तो अब टीम क्या करेगी? उसको ट्रबल शूट करेगी। तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं इंडस्ट्री के अंदर कि सर्वर्स जरूरी नहीं कि आप जिस लोकेशन पे हो सर्वर्स वहीं पर हो, सर्वर्स आपके किसी अदर लोकेशन पे होंगे। अब अगर सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप पर्टिकुलर टिकट जनरेट करोगे। उस टिकट में एक टाइम पीरियड होता है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर विद इन इस ड्यूरेशन में वो प्रॉब्लम्स क्या होनी चाहिए? सॉल्व होनी चाहिए। अब अगर 2 घंटे की टिकट जनरेट हुई है तो नोएडा की टीम और मुंबई की टीम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम्स को विद इन 2 आवर्स में सॉल्व करेंगे कि किस वजह से सर्वर डाउन हुआ। क्योंकि यहाँ सर्वर डाउन होने का मतलब है कि मुंबई के एम्प्लॉयज़ का काम हैम्पर हो रहा है, उनको कोई सर्विस एक्सेस, और कंपनी अगर एम्प्लॉय वहाँ पे 500 है तो वो तो सैलरी लेंगे उस दिन के आने की, काम हो या ना हो, या छोड़ देंगे?
देगा ना. So this is called a hybrid cloud. Is it clear? पूजा, हेमंत क्लियर है? एवरीवन, सिद्धार्थ, हेमंत क्लियर है? यस सर. चलिए. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि अब यहाँ पर आता है कि अब आपके पास है कि अगर हमें लिनक्स बेस्ड काम करना है, कंपनी कहती है कि हमें तो अपना इंफ्रा लिनक्स पे बनाना है, लिनक्स पे, तो आपको लिनक्स आना चाहिए. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी लिनक्स ऑन प्रीमाइस में कर रही है तो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से लिनक्स के सर्वर्स बनेंगे. अगर आपकी कंपनी वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रही है तो यहाँ पर लिनक्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा. हो सकता है VMware यूज़ कर रहा है, हो सकता है Hyper-V. अगर आपकी कंपनी क्लाउड है तो आपको पता होना चाहिए क्लाउड पे लिनक्स का सर्वर किस तरीके से बनेगा. अगर आपकी कंपनी कंटेनर पे काम कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर पे लिनक्स किस तरीके से चलेगा. दीज आर द 3 इंफ्रास्ट्रक्चर. हमें काम किस पे करना है, लिनक्स पे. यानी कि आपको व्हाट्सएप चलाना है तो कोई सैमसंग पे चला रहा है, कोई रेडमी पे चला रहा है, कोई एप्पल में चला रहा है. बट व्हाट्सएप के फीचर्स तो चेंज नहीं हुए ना. आपका क्या हुआ, हैंडसेट चेंज हुआ है, हैंडसेट के फीचर्स चेंज हुए हैं. यस और नो. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर लिनक्स पे मुझे अगर फाइल बनानी है तो लिनक्स के अंदर काम करने का तरीका चेंज नहीं हुआ. लिनक्स का सर्वर जहाँ पे बनाना है वो पैटर्न क्या हुआ है, चेंज किया. यानी कि आपको खाना खाना है तो आप अपने घर में खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, किसी की मैरिज में खाना खा रहे हो, या दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रहे हो. खाना तो खा ही रहे हो बट एज पर द लोकेशंस आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होगा, आपका बोलने का तरीका चेंज होगा, आपका खाने का तरीका चेंज होगा. यस और नो. सो सेम ही कॉन्सेप्ट है. सो यहाँ पे दीज आर द 4 पैरामीटर्स. देखिए इंडस्ट्री का पहला रूल है, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू वो ही कैंडिडेट क्लियर कर पाएगा जिसके पास टेंसेस आते होंगे. कौन सा होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये 3 टेंसेस का यूज अगर किसी को पता है, मैं ये नहीं कहता कि वो वर्ब और वो सब लगानी है. पास्ट में क्या टेक्नोलॉजीज थी, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई. यानी कि पास्ट में क्या चल रहा था, ऑन प्रीमाइस था, वर्चुअलाइजेशन था. प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और कंटेनर. यानी कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनीज ऑन प्रीमाइस टू वर्चुअलाइजेशन मूव हुई, ये आपको पता होना चाहिए. वर्चुअलाइजेशन टू क्लाउड कंपनीज क्यों मूव हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए. क्लाउड से कंटेनर पे कंपनीज क्यों जा रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज प्रोसेस कॉल्ड अ माइग्रेशन. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं. जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है या जब भी हम सर्वर्स को स्वैप करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं. तो ऐसा क्या वर्चुअलाइजेशन में चैलेंज आया कि कंपनीज क्लाउड पे जा रही हैं, और अब ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनीज क्लाउड से ज़्यादा कंटेनर्स पे मूव हो रही हैं. क्या कंपनी का कोई बेनिफिट है या क्लाउड पे कोई चैलेंज आ रहे हैं. सिंपल सा है, आप लोग भी अपना मोबाइल फ़ोन कब चेंज करते हो, जब कोई चैलेंज आ रहा होगा, या कोई नई चीज़ दिख रही होगी आपको, या कोई बेनिफिट्स आपको दिख रहे होगा, तभी तो आप कोई नई चीज़ ऐड ऑन करेंगे. जब तक नहीं है जब तक आप पुराने से काम चलाओगे. लाइक आज इनका लैपटॉप पुराना है, अब इनको पता है कि यार ये चीज़ मेरे लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रही है, नई टेक्नोलॉजी पे मुझे मूव करना है, बट मेरा सिस्टम सपोर्टेड नहीं है. तो नाउ कि उनकी नीड है कि अब इनको वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी. अगर उनको नहीं करना क्लाउड वगैरह वर्चुअलाइजेशन तो उनका पुराने से काम चल रहा है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट्स हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगे. सो सेम कॉन्सेप्ट है कि कंपनीज प्रेजेंट यानी कि पास्ट में बोले तो ऑन प्रीमाइस. तो ऑन प्रीमाइस में क्या था, फिजिकल सर्वर्स थे. अब फिजिकल सर्वर्स होते क्या है, फिजिकल डिवाइसेस. डिवाइसेस का मतलब है राउटर, स्विचेस, वायर्स, ये सारी चीज़ थी. अब फिजिकल डिवाइस है तो उनकी कॉस्ट भी आएगी. वर्चुअलाइजेशन में क्या था, हाइब्रिड मॉडल पे था, कुछ फिजिकल था कुछ वर्चुअल था. तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, कौन कौन से उसके टूल्स हैं, किस तरीके से काम है. क्योंकि अगर आपके रिज्यूम में अगर आप क्लाउड डेवऑप्स पे जा रहे हैं तो अगर इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट 10% मेंशन होगा तो आपका रिज्यूम और आपकी नॉलेज परफेक्ट होगी. अगर आपके रिज्यूम में ऑन प्रीमाइस के बारे में नहीं पता, आपके रिज्यूम में वर्चुअलाइजेशन के बारे में आपने नहीं डाला हुआ है, आपके डेवऑप्स का इंटरव्यू देने आ रहे हो बट आपने इन तीनों प्रीमाइस को अपने रिज्यूम में मेंशन नहीं करा हो, तो यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. आपका इंटरव्यू क्रैक होगा नहीं.
क्योंकि जो काम आप ऑन प्रेमाइस में कर रहे हैं वही काम आपको कंटेनर पे करना है। बट आपसे पूछा जाएगा कि तो वर्चुअलाइजेशन क्लाउड का बैकग्राउंड क्या है, क्लाउड बना किससे है? तो क्लाउड बना वर्चुअलाइजेशन से है। वर्चुअलाइजेशन का क्या रोल है, ये कैसे काम कर रहा है? तो नाउ कि ऑन प्रेमाइस में हमने सर्वर्स लगाए थे, वहाँ पर है। ऑन प्रेमाइस क्या कि ऑन प्रेमाइस में हम फिजिकल सर्वर्स बाय करके लाए थे, वो कनेक्ट करा, उस पर वर्चुअलाइजेशन टूल डाला, देन वर्चुअल मशीन बनाई। अब उन्हीं मशीन्स को हम अगर पब्लिकली एक्सेस कराते तो हमारे पब्लिक क्लाउड बन के हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, अगर इंटरनली यूज़ करते तो प्राइवेट क्लाउड बन के आ जाती है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर वहीं से मिलेंगे। दोनों को यूज़ करते हैं कंपनी, तो हाइब्रिड। अब कोई अगर बीच में से उठ के आ रहा है कि वो खाली क्लाउड पढ़ के जा रहा है, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ वो फंसेगा ही फंसेगा। अगर कहीं कहते हैं कि आपने देखा होगा सुबह से बचपन से सभी ने स्टडी करी है, हर क्लास में 2 से 3 बुक्स लगाई गई हैं। खाली मैथ भी तो पढ़ा के छोड़ सकते थे, या खाली इंग्लिश भी पढ़ा के छोड़ सकते थे, क्यों 3-3 4-4 सब्जेक्ट रखे गए? कोई तो रीज़न होगा ना। इसी तरीके से हर चीज़ के अंदर 3 से 4 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। अब कोई एक सिंगल मॉड्यूल करके जाएगा तो उसकी नॉलेज अनकम्प्लीट होगी। डेवलपर्स को इसलिए अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या डिलीट करना या आईपी तक डालना नहीं आता। आप लोग लैपटॉप तो चला रहे हैं, बट आप अपने लैपटॉप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। यस और नो? रीजन है कि अनकम्प्लीट अधूरी चीजें लेके हम बैठे हुए हैं। जो चीज हमें इजीली मिल रही है ना, आप उसको ग्रैब कर रहे हो। आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है तो अपनी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हमारा जो पैटर्न्स है, तो हमारा जो कोर्स है, तो आपको अपना ऑन प्रीमाइस और वर्चुअलाइजेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। देन अब आता है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेरे पास बताया था कि यहाँ पर ये इशू था, वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से हमने वर्चुअल मशीन बनाई, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन इतनी सारी बना रखी हैं, आई एम यूजिंग द VMware। आप चाहो तो इन मशीनों को एक्सेस करके काम कर सकते हो लैन में। मैं इन मशीन पे प्राइवेट आईपी डाल दूंगा, आप मेरे सर्वर्स विंडो 10 11 को आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो। आपके सिस्टम का ना रैम यूज़ होगा ना कुछ होगा। जो ब्राउज़र जितना यूज़ करेगा उतना ही आपकी रिसोर्सेज यूज़ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर मैंने 8 GB रैम दे रखी है तो वो मेरे सिस्टम की यूज़ होगी, आपके सिस्टम की यूज़ नहीं होगी। सिंपल सा है, सचिन तेंदुलकर अगर ग्राउंड में खेल रहा है तो उस ग्राउंड की लोकेशन को यूज़ कर रहा है, आप तो सिर्फ टीवी पर उसको वॉच कर रहे हो। तो आपका क्या जा रहा है? आपका से वो इंटरनेट या DTH का चार्जेस जा रहा है, क्योंकि रिसोर्स क्या कर रहे हैं वहाँ के। तो इसी तरीके से जिस जगह सर्वर्स बने हैं उसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर्स, और सर्वर जहाँ पे बना है वो हमारा सर्वर होता है। सर्वर को जब आप यूज़ करते हैं तो उसी डेटा सेंटर की नेटवर्किंग भी यूज़ करेगा, उसी का। अगर आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके इंटरनेट भी चलाएंगे तो वो आपकी इंटरनेट स्पीड यूज़ नहीं करेगा, वो डेटा सेंटर की ही इंटरनेट स्पीड यूज़ करेगा। अब उस मशीन से अगर आप कुछ कॉपी करेंगे अपनी मशीन के अंदर, देन आपका इंटरनेट यूज़ होगा। जब तक आप मशीन के अंदर काम कर रहे हैं तो वो डेटा सेंटर की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी वहीं की यूज़ है। आपकी सिस्टम बंद हो जाए, मेरी मशीन बंद नहीं होगी, क्योंकि पावर कट आपके यहाँ हुआ है ना, मेरे एंड पे नहीं है ना। तो मेरे एंड पे तो सर्वर चालू है। तो डेटा सेंटर्स के अंदर 24/7 अगर आपने सर्वर को ऑन छोड़ दिया तो वो रनिंग ही मिलेगा, चाहे आप अपना लैपटॉप बंद कर दो। और आपने देखा भी होगा जिन्होंने क्लाउड पे काम करा है कि अगर आपने मशीन रनिंग छोड़ दिया, जहाँ जिस स्टेज पे छोड़ दिया उसी स्टेज पर ही आपको मिलती है। आप उसको स्टॉप करके रखेंगे तो स्टॉप मिलेगी, आप रनिंग छोड़ोगे तो रनिंग कंडीशन मिलेगी। डेटा सेंटर में मशीन आपकी अपने आप बंद नहीं होगी। बट वो कहता है कि यू कैन पे एज पर द यूजेज। आप जितने टाइम्स के लिए पे कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उतने टाइम का ही आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। और अगर आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको इन 4 टेक्नोलॉजीज पे वर्कआउट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? यही चीज़ मैंने ऊपर भी बताई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई सर्वर्स है तो सर्वर्स को हम बोलते हैं कंप्यूट। अगर आप क्लाउड में जाएंगे तो कंप्यूट सर्विस का मतलब है आपको क्या बनाना है? सर्वर्स क्रिएट करना है। अब सर्वर्स में क्या होता है कि सर्वर्स के बाद सर्वर को जो एक्सेस करना है तो सर्वर्स पे आईपी भी आएंगे। अगर आप वैन में एक्सेस करना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए। आप लैन में एक्सेस करना चाहते हो तो प्राइवेट आईपी चाहिए। क्लाउड पर नेटवर्किंग को हम कॉल करते हैं VPC। आप घर में जिसको वाईफाई बोलते हैं, क्लाउड पे हम इसको क्या बोलते हैं? VPC। यानी कि अगर VPC की बात हो रही है यानी कि हम क्लाउड की नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, और सर्वर्स की बात कर रहे हैं तो क्लाउड की हम EC2 सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर हम NAS की बात कर रहे हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि नेटवर्क स्टोरेज का मतलब है कि हम यहाँ पर S3 बकेट की बात कर रहे हैं। तो क्लाउड में NAS स्टोरेज को S3 स्टोरेज सर्विस बोला गया है, S3 सर्विस कॉल करा गया है। सर्वर्स को EC2 कॉल करा गया है।
नेटवर्किंग को वीपीसी कॉल करा गया और डीएनएस को रूट 53 कॉल करा गया है। तो ये 4 सर्विसेज हैं। यही 4 सर्विसेज को अगर आप ऑन प्रीमाइस में आते हैं तो ऑन प्रीमाइस में इसको हम फिजिकल नेटवर्क बोलते हैं, वाईफाई लैन नेटवर्क आपने बना दिया है। सर्वर्स को हम फिजिकल सर्वर्स, डेस्कटॉप मशीन्स आप बोलते हैं कि यार मेरा लैपटॉप है, यही सर्वर्स हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं है। नेटवर्किंग वाईफाई से कनेक्ट करना है, लैन वायर से कनेक्ट करना है, वो नेटवर्किंग कॉल्ड है। डीएनएस जो आप डोमेन नेम से एक्सेस करते हो तो वहाँ पे रूट 53 कॉल करा गया, यहाँ पर आप इसको डीएनएस कॉल करते हैं। सो काम करने का तरीका चेंज नहीं हुआ है, उस सर्विस को नाम बदल के आपके सामने क्या कर दिया गया है, प्रेजेंट कर दिया गया उसका फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने विंडोज 7 पे काम करा होगा, करा है किसी ने विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 10 और विंडो 11 में आप देखेंगे तो खाली क्या है, जो स्टार्ट का बटन और सर्च का ऑप्शन है वो साइड से हटा के बीच में दे दिया गया है, लाइक यहाँ पे दे दिया है। पहले ये चीज क्या थी, यहाँ कोने पे थी। विंडोज 7 के अंदर ये वाला ऑप्शन अंदर था, लेकिन आप कुछ भी देखें कि राइट क्लिक करके ये ऑप्शन सेम आ रहे होंगे सब पे। क्या कर दिया, सिर्फ ग्राफिक चेंज करा है उन्होंने, बट आज भी अगर आप जाएंगे न्यू पे, जब आप विंडोज 7 10 कर लो, यही ऑप्शंस आपको मिलेंगे अगर आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करा हुआ है। फोल्डर बनाने का तरीका इवन विंडोज 98 के अंदर भी यही है। क्लियर? सो उन्होंने क्या करा है, जो स्टैंडर्ड है ना काम करने का वो चेंज नहीं करा है, इसमें क्या कर दिया उन्होंने, कुछ फीचर्स ऐड ऑन करके दे दिए। लाइक टीवी, स्मार्ट टीवी आ गया तो आप नेटफ्लिक्स चला सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। पुराने टीवी और नए टीवी में फ़र्क क्या है, यही तो फ़र्क है। पहले टीवी में इंटरनेट नहीं चलता था, यूट्यूब वगैरह नहीं चलते थे, बट सचिन तेंदुलकर तो वैसे ही दिखता था, दिखता तो था ना, उसके आगे लाल पन्नी लगा लेता, कलर बन गया। क्यों गाइस, लगाई किसी ने? मैंने तो लगाई है। सो गाइस सिंपल सा है कि आपको ना, देखिए आप अगर रट्टा मारोगे तो आप क्लाउड का इंटरव्यू देने मत जाना, पहले ही मैं बता रहा हूं। अगर आपको रट्टा ही मारना है तो क्लाउड का इंटरव्यू देने ही मत जाना। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हो तो क्लाउड पे जाना। रट्टा अगर मारना है तो नेटवर्किंग पे जा सकते हो आप, इसके अलावा मैं नहीं कहता कि रट्टा कहीं और मारना है। नेटवर्किंग का सिंपल सा है, सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, आईपी डालना है, इससे ज़्यादा वहाँ कोई काम ही नहीं करना। लेकिन अगर आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो यू नीड अ गुड नॉलेज ऑफ द सर्वर्स। लिनक्स का सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, विंडोज़ के सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, और क्लाउड पे तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो नेटवर्किंग पे आपकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी जाएगी 4 से 5 लाख रुपए जा सकती है, 6 लाख मैक्सिमम। आप अगर सिस्टम सर्वर एडमिन पे जाते हैं तो आपकी सैलरी 6 लाख टू 12 लाख के बीच में जाएगी और मैक्सिमम 10 लाख के बीच में जाएगी। इससे ऊपर सिस्टम एडमिन की आज के टाइम पे सैलरी नहीं है। अगर आप क्लाउड के पे जाते हैं तो क्लाउड पे आपका जो पैकेज है वो आपका 5 लाख टू 20 लाख के बीच में है, और अगर आप डेवऑप्स के लिए जाते हैं तो नाउ योर पैकेज इन 10 लाख टू 40 लाख के बीच में है। सब डिपेंड्स करता है कि कोई अगर आपको 10 लाख का पैकेज दे रहा है, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहा है, तो डेफिनेटली कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। अगर आप 15-20 हज़ार की नौकरी के हिसाब से अगर आप क्लाउड डेवऑप्स में आ रहे हो तो ये आपकी मेंटल ब्लॉकेज है, वो आपको नहीं मिलेगी। 15-20 हज़ार की नौकरी सिर्फ पहले 1 साल है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हो तो आपका पैकेज 5+ ही है। 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपका पैकेज 10+ जाएगा। यहाँ जितना ज़्यादा काम, और ऐसा नहीं है कि सारी सर्विस पे काम करना है, हार्डली 2 से 3 सर्विसेज में जो पहले 2 साल है ना आपके, वही स्ट्रगल है सिर्फ। उसके बाद आपका स्ट्रगल है ही नहीं क्लाउड में, क्योंकि फिर वो आप पर्टिकुलर प्रोफाइल पे बन जाते हो कि आप स्टोरेज के एडमिन हो या EC2 एडमिन हो या नेटवर्क एडमिन हो। ये अलग अलग सर्विस है। यहाँ से आपसे 1 या 2 सर्विसेज पे काम करने के लिए मिलेगा, ये नहीं कि सारी की सारी सर्विसेज आपको दे दी जाएंगी। बट पहले 2 साल में आपको हाइब्रिड काम मिलेगा। आपको कुछ काम स्टोरेज दे देंगे, कुछ काम EC2, क्योंकि वहाँ पर आपकी टेस्टिंग होती है और आपको चीज़ें ना लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो वहाँ पे आपको फुल एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक एडमिन बनोगे, तब जाके आपके हाथ में सारी के सारे रिसोर्सेज एग्जीक्यूट होंगे, फिर आपके नीचे पूरी एक टीम बनेगी। फिर आप क्या करोगे, उस बैठ के उस चीज़ों को मॉनिटर करोगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो गया। अब आप अपनी टीम को गाइड करोगे कि यार ये मैंने एक्सेस दे दिया, ये काम तुम्हें करना है, तुम पे नहीं होगा तो मैं ऊपर बैठा हूँ। इसी को हायरार्की बोलते हैं, इसी को TL बोलते हैं कि टीम लीडर, उसके ऊपर मैनेजर है, नीचे एम्प्लॉय है। तो काम तो एम्प्लॉय को करना है, ना तो TL को कोई काम करना, ना मैनेजर को करना। इन 2 को तो सिर्फ मेल खेलनी है।
मैनेजर बैठता है कि केबिन में बैठा है बट वो पूरे दिन मेल मेल ही खेलता रहता है, उस पर और कोई काम नहीं है। आप कहोगे काम तो कुछ है नहीं, लाखों रुपए की सैलरी ले रहा है, बस सिस्टम पे बैठा रहता है, कॉफ़ी मंगा के पीता रहता है। बट वो ये नहीं देखते कि मेल जो उसका काम है ना, वो मेल पे रिप्लाई करना वही उसका काम है। तो एक हायरार्की बनाई है, उस हायरार्की को फॉलो करने का। और यहाँ पर भी एक हायरार्की है कि लाइक ऑन प्रेमाइज, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड और कंटेनर। तो कल से हम वी हैव स्टार्ट कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स, ये हमारा पहला टॉपिक होगा कल, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन वर्चुअल मशीन्स। वीएम में हम किस तरीके से लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो कल हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज VMware के थ्रू हम अपनी लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे और क्लाउड पे किस तरीके से लिनक्स की मशीन बनाएंगे। दो काम हम कल कर देने वाले हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ वो आपको ऑन प्रेमाइज यानी कि वर्चुअलाइजेशन मशीन पे भी काम करना है, और वही चीज़ आपको क्लाउड की लिनक्स की मशीन पे भी वर्कआउट करना है। यानी कि आपको प्रैक्टिस दो प्लेटफॉर्म पे करनी है, क्लाउड पे मशीन बना के भी वही काम करना है और वर्चुअलाइजेशन पे भी वही काम करना है। तीसरा, आपको साथ के साथ कंटेनर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनका डेवऑप्स नहीं है, तो कंटेनर अभी मैं ऐड ऑन नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर आपके पास, क्योंकि वहाँ फिर मुझे डॉकर देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तो आपके खुद बाउंस जाने लग जाएगा। तो ये दो ही चीज़ें हैं कि लाइका हम यहाँ पे एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे जो लिनक्स की मशीन है वो क्लाउड का यूज़ करेंगे। क्लाउड के लिए आप लोगों का क्लाउड का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो नाउ कि आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, आपको अपने गूगल पे जाना है, टाइप करना है AWS फ्री टायर, सिर्फ स्टेप देख लो, अभी आपको आगे बताऊंगा तो आप लोग खुद ही रुक जाओगे फिर क्रिएट करना। जिसने करा हुआ है बहुत अच्छा है, जिसने नहीं करा उसके लिए और भी अच्छी बात है। तो हाँ क्या कह रहे हैं आप, AWS अजूरे किसी पे भी क्रिएट कर सकते हो। आपको AWS फ्री टायर अकाउंट करना है, साइन अप फॉर फ्री, देन क्लिक AWS माई अकाउंट एंड इनसाइड द AWS मैनेजमेंट कंसोल। इनसाइड द AWS मैनेजमेंट कंसोल का जब ऑप्शन आएगा, यहाँ तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया बट आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो। सो ये बुकमार्क मैंने क्रिएट करा हुआ है। आपके पास इस टाइप के ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर आपके पास अकाउंट आएगा, एक मिनट पूरा लॉगिन, न्यू AWS अकाउंट। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो आपका नेम पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट प्रोसेस करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर 3 पैरामीटर्स आएंगे, उनको ध्यान से सुनना। पहला पैरामीटर से आपको अपना अकाउंट नेम और ईमेल आईडी डालनी है। नाउ फर्स्ट वेरीफाई द ईमेल आईडी, वेरीफाई हो जाएगी, देन नेक्स्ट करेंगे इट्स यूज द पर्सनल डिटेल्स। वो आपसे पूछेगा बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। आपको पर्सनल अकाउंट पर्सनल यूज़ के लिए सिलेक्ट करना है। नाउ यू कैन गिव द पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, सारी चीज़ डालनी है। और देन सेकंड नंबर पे आपसे जब मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको अपना वेरीफाई करना है। थर्ड ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, मास्टर या वीज़ा कार्ड यूज़ करना है, और कार्ड वो यूज़ करना है जिससे आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करी हो, कोई शॉपिंग वगैरह अमेजोन वगैरह से या कहीं से करी हुई है। तो अगर आप वो कार्ड यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि समटाइम्स क्या कहते हैं कि हमारे सर पैसा तो हो गया डेबिट बट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो गाइज आप जब वो बैंक से मैसेज आता है आप देखेंगे कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनेबल नहीं, तो उस केस में आपको बैंक से वो ट्रांजेक्शन इनेबल करानी पड़ेंगी। तो बेटर है कि आप यहाँ पे प्राइवेट बैंक का कार्ड कोई यूज़ करिए जिस पे आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी हो। आपका 2 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन होगी और 2 रुपीज़ पे करने के बाद आपका अकाउंट विद इन 24 आवर्स या हो सकता है ऑन द स्पॉट भी विद इन 20 मिनट्स या 24 आवर्स वहाँ पे लिखा आ जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद फिर हम क्लाउड का यूज़ करें। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ना आप यहाँ पे सर्च करेंगे EC2, तो ये EC2 आएगा, आप स्टार पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से शॉर्टकट बन के आ जाएगा। ये आपका पहली सर्विस होगी जहाँ पर हमारे सर्वर्स बनेंगे। VPC जो कि क्लाउड की नेटवर्किंग सर्विस है, क्योंकि सर्वर बनाने हैं, सर्वर को एक्सेस करने के लिए सर्वर्स को जो भी IPs मिलेंगे वो किसके थ्रू मिलेंगे, VPC। तो EC2 विद VPC ये 2 सर्विस हमें रिक्वायर्ड है अगर हमें लिनक्स के सर्वर, विंडोज़ के सर्वर्स, मैक सर्वर्स, जो भी सर्वर्स बनाने
ये 2 सर्विस। बट उससे पहले किस सर्विस है जो मतलब सर्वर प्रोवाइड करता है। हाँ, EC2 कंप्यूट सर्विस है। और किस कंट्री में बनाने हैं, तो इट्स अ गिव द लिस्ट ऑफ द रीजंस कि आपको लाइक US में बनाना है, एशिया के अंदर बनाना है, यूरोप के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे उनकी कंट्रीज आ रही है कि किस पर्टिकुलर कंट्री बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है। सो अभी हम क्लाउड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्लाउड पर वर्चुअल मशीन बनाना बता रहा हूँ। जब क्लाउड बताऊंगा तब क्लाउड की एडवांस सर्विस बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि मुझे लिनक्स का सर्वर बनाना है, तो लिनक्स की सर्विस के लिए 2 सर्विस हमें रिक्वायर्ड है। हम EC2 के अंदर जाएंगे, इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे और जब भी हम लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो इट्स प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कि आपको लिनक्स सर्वर बनाना है, विंडोज सर्वर बनाना है, रेडिट सर्वर्स बनाना है। और दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंस टाइप कि आपको 1 CPU 1 GB रैम चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 16 GB रैम चाहिए। आपको पता होगा आपके सर्वर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर ऑफ सर्वर्स आपको कितने चाहिए, लाइक EBS वॉल्यूम्स, ये आपके पास वॉल्यूम्स आ रहा है कि प्रोवाइड द EBS वॉल्यूम्स कि आपको कितने GB स्टोरेज रिक्वायर्ड है, यानी कि हार्ड डिस्क आपको अपनी क्लाउड के सर्वर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। सो आपका अकाउंट बना होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके पास अकाउंट नहीं होगा वो अपना रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, इनफ फॉर टुडे। अब कोई ये